अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। आज के सेशन में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, उनके सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का हमारी नेशनल इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, कितने % ये कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। अच्छा, एग्रीकल्चर की पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ी अहमियत है, इसको हम दर्ज झील में डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। यानी क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 70% इज़ रूरल पॉपुलेशन इन पाकिस्तान डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। यानी पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है उसका 70% लोग जो हैं वो देहात में रहते हैं और ये तमाम लोग किस पे डिपेंडेड हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड हैं। इट एम्प्लॉयज़ 42.3% ऑफ लेबर फोर्स। यानी हमारी 42.3% जो लेबर फोर्स है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंगेज्ड है। इट इज़ द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड इट कैन इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो एग्रीकल्चर है वो हमें जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी मदद देता है, यानी बैरूनी ज़र मुबादला कमाने की में भी मदद करता है और जो हमारी तिजारत की जो बैलेंस है उसको भी, बैलेंस पेमेंट को भी बेहतर करने में मदद करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स जीडीपी इज़ 18.9%। यानी हमारी नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का जो रोल है वो 18.9% है। यानी 18.9% जो है उसका जीडीपी में रोल है। ठीक है, हम अगले उस पे चलते हैं। अगले में क्या है, एग्रीकल्चर इज़ द सोर्स ऑफ इनपुट। यानी एग्रीकल्चर क्या है, ये हमारा सोर्स ऑफ इनपुट है। इट जनरेट ग्रोथ इन अदर सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर ही की मदद से हम अपने अदर जो दूसरे सेक्टर हैं इनमें ग्रोथ करते हैं। इसकी एग्जांपल हम किस तरह दे सकते हैं, कॉटन रन्स द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी जब कॉटन होगी तब ही तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं ना। और दूसरी बात है, लेदर रन्स द लेदर मिल्स, शुगर कैन रन्स द शुगर मिल्स। यानी एग्रीकल्चर वाहिद सोर्स है जो हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। यानी अगर हम एग्रीकल्चर से हमें कॉटन हासिल होती है, कॉटन से हम यान बनाते हैं, यान से फिर हम कपड़ा बनाते हैं। यानी एजुकेशन से, एग्रीकल्चर से जो हमें रॉ मटेरियल हासिल होता है उसी में हम वैल्यू एडिशन करते हैं और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसका दूसरा है हमारे पास कि एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ कंजप्शन। यानी एग्रीकल्चर एक हमारा सोर्स ऑफ कंजप्शन भी है। यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजेज एंड इंजीनियरिंग गुड्स। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, हमारी आपकी बिजली इस्तेमाल करता है, आपकी जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ है उसकी प्रोडक्शन यूज़ करता है, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे ट्रैक्टर हो गए, ठीक है, ट्रैक्टर हो गए, दूसरी जो थ्रेशर्स हो गए, दूसरी जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उनको इस्तेमाल करता है। ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। यानी एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें हमारे मेजर क्रॉप्स आते हैं, इसमें हमारे माइनर क्रॉप्स आते हैं, इसमें हमारा लाइव स्टॉक आता है,
इसमें जो है हमारी फिशरीज आती हैं, हमारे फॉरेस्ट आते हैं। तो आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें मेजर जो क्रॉप्स हैं उनका कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, और माइनर क्रॉप्स का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, लाइव स्टॉक का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, और जो है फिशरीज और फॉरेस्ट्री का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, मेजर क्रॉप्स। अच्छा, एग्रीकल्चर में हमारे पास मेजर क्रॉप्स कौन सी है? वीट है, शुगर केन है, कॉटन एंड राइस कंट्रीब्यूट्स 34% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि जो मेजर क्रॉप्स हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का 34% है। इसमें हमारे पास यानी गंदम है, गन्ना है, कॉटन है, राइस यानी कि चावल हैं, और इससे ऐसी जो है दूसरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम माइनर क्रॉप्स की बात करें तो माइनर क्रॉप्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं? वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, ठीक है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, माइज हैं, रेप सीड हैं, केनोला है, सनफ्लावर, बाजरा, मंग, मसूर ईटीसी। और इसकी जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 12.4% की जो है वो कंट्रीब्यूशन है। यानी कि माइनर क्रॉप्स में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यानी कि हमारी सब्जियां हैं, हमारे फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट हैं छोटे छोटे, उसके अलावा जो है हमारी दालें आ गई, ठीक है, दालें, मूंग, मसूर, चना, ठीक है, केनोला के सीड्स हो गए। तो ये हमारी आएंगी माइनर क्रॉप्स में, और माइनर क्रॉप्स हमारे पास कितनी है? 12.4% है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है हमारे पास लाइव स्टॉक, यानी लाइव स्टॉक का हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कितना कंट्रीब्यूशन है इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लाइव स्टॉक इंक्लूड बफलूज, कैटल, शीप, गोट्स, कैमल, प्रोवाइड मीट एंड मिल्क, एंड अदर इंक्लूड हॉर्स, डोंकी, मल्स ईटीसी आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट्स 49.1%, वेरी लार्ज शेयर टू। यानी लाइव स्टॉक क्या करता है? जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसमें उसका जो शेयर है वो 49.1% है, यानी 50% के करीब हमारा लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारी भैंसें, गाय, ठीक है, भेड़, बकरियां, ऊंट, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है? हमें गोश्त मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है, इनसे मक्खन मिलता है, और इससे जो है वो चमड़ा मिलता है। और जो दूसरे हैं जैसे डोंकी है, हार्स है, यानी कि जो घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, इनको भी हम एग्रीकल्चर में अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं इनको, यानी कि, ठीक है। उसके बाद है जी फिशरीज़ क्या? हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.4% का जो है वो टोटल शेयर है। फिश फार्मिंग इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड इट कंट्रीब्यूट 1.4% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। यानी कि फ़िश फार्मिंग क्या है? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक मुनाफा बख्श कारोबार है, और इसका जो है 1.4% जो है वो टोटल इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इसका हिस्सा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है जी हमारे पास फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट 2.9% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यानी कि जो फॉरेस्ट का है, यानी कि जंगलात का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हिस्सा है वो 2.9% है टोटल। और ये इससे हमें क्या हासिल होता है? इट प्रोवाइड अस लंबर, फ्यूल, वुड, आल्सो मेडिसिन, फूड that is the source of wildlife and generate revenue through tourism। यानी कि जंगलात से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं? हमें लकड़ी हासिल होती है जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ जैसे चेयर है, टेबल है, अलमारी है, बेड है, और उससे दूसरी आरामदा चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। और जो कच्ची लकड़ियाँ होती हैं, यानी बारीक लकड़ियाँ होती हैं, उनको हम जलाने का भी काम करते हैं, यानी ये हमें फ्यूल का भी काम कर देते हैं। और जंगलात से हमें मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल हासिल होता है, ठीक है। और जंगलात के जो पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो हमारे जानवरों के खाने के भी काम आती हैं,
ठीक है। और ये जो जहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमारा टूरिज़्म का भी एक ज़रिया है। तो ये इसका जो फॉरेस्ट्री का है वो 2.9% है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं जी। अगर हम पाकिस्तान में बात करें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो ज़रूरी ज़मीनें हैं उनकी क्या पोजीशन है, तो ऑनर इटसेल्फ ऑन लैंड एंड कल्टीवेट लैंड हिमसेल्फ। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें हैं, वो खुद ही काश्त करते हैं और खुद ही उसको आबाद करते हैं और खुद ही उसकी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अच्छा, दूसरा है ऑनर कम टेंट, यानी कि एक्वायर द लैंड थ्रू लीजिंग एंड कल्टीवेट बाय हिज ऑन, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़मीनें किस पे लेते हैं, ठेके पे लेते हैं, ठीक है, उनको आबाद करते हैं और फिर उसकी जो प्रोडक्शन है उसको सेल आउट कर देते हैं। आगे है थर्ड जो प्योर टेंट, फार्मर गेट द लैंड थ्रू ऑन एग्रीमेंट एंड कल्टीवेट, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं, बटेरे होते हैं, ठीक है, चौधरी होते हैं, वो उनसे उनकी ज़मीनें काश्त कर लेते हैं और पर एग्रीमेंट उनसे एक हिस्सा ले लेते हैं और बाकी उनको दे देते हैं। तो ये 3 तरह की जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है और उनके क्या क्या हल हो सकते हैं। सबसे पहला है ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, प्रिमिटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन के नॉट इंक्रीज आउटपुट, यानी कि जो हमारा किसान है वो पुराने तरीका काश्तकारी पे चल रहा है, यानी कि जैसे आजकल हमारे पास मॉडर्न ट्रैक्टर्स हैं, मॉडर्न हल चलाने का सिस्टम है, ठीक है, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, वो उसको अप्लाई नहीं करता बल्कि जो पुराना जो है उसी को ही कंटिन्यू रखता है, जैसे बैलगाड़ी से हल चलाना, हाथ से जो है वो करना, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल तरीका है और ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव तरीका है। मॉडर्न वे में इस तरीके से जो है वो काश्तकारी नहीं होती। उसके बाद है जी शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंस इज़ अ क्रिटिकल इशू इन आवर इकोनॉमी, यानी कि जो हमारा किसान है उसके पास बहुत कम पैसे हैं, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी ज़मीन को अच्छी तरीके से आबाद कर सके, यानी उसको बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास जो है फर्टिलाइज़र्स जो है प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, टाइम पर जो है फसल को दवाई देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये भी एक जो है वो अहम मसला है। और जो हमारे हैं फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इदारे या जो वहाँ लोकल ज़मींदार फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि फिर जो है उसकी प्रोडक्शन इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी के होनी चाहिए। अगला पॉइंट है जी लैक ऑफ एग्रीगेशन फैसिलिटीज़, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई काज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी पाकिस्तान में क्या है कि पानी की बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। अगर आप सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पानी जो है वो बहुत बड़ा इशू है, यानी कि वहां पर फसल को पानी देने के लिए नहीं है, यानी कुछ टाइम तो पानी होता है कुछ टाइम नहीं होता। और पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि मानसून पे डिपेंडेड है, यानी कि उनके पास पानी जो है वो वाफर मिकदार में नहीं है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। पाकिस्तान के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी है, बारिश के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जाता। पानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अनसफिशेंट है, अनएक्टिव है, वो अपना प्रॉपर रोल अदा नहीं करता, ठीक है। आगे बात करते हैं जी टोटल कल्टीवेबल लैंड इन पाकिस्तान इज 79.6 मिलियन हेक्टर एंड अबाउट 23.3 मिलियन हेक्टर रिमाइन कल्टीवेटेड एंड आउटपुट रिमाइन लो एक्सपोर्ट काज है इसका, यानी कि पाकिस्तान में जो ज़राई ज़मीन का जो हिस्सा है यानी वो है
79.6 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ कितना यूज करता है 23.3, यानी कि पाकिस्तान अपनी टोटल ज़मीन का 1/4 हिस्सा यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अपने यानी पाकिस्तान के पास हिस्से में जो ज़राई हिस्सा है वो 79.61 है, लेकिन वो आबाद सिर्फ कितना करता है 23.3 मिलियन हेक्टेयर। तो मतलब है हमें अपना क्या है इसको इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अनइकोनॉमिक होल्डिंग। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू हेरिटेंस सिस्टम द लैंड इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस दैट इज नॉट रेशनल टू कल्टीवेट। यानी मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान में क्या है, विरासती तौर पर ज़मीन है जी, मिसाल के तौर पर एक बाप है, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, तो वो जो 4 एकड़ थे अब वो डिवाइड हो गए 1-1 एकड़ में, तो अब जो है उस पर जो है प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, यानी वो डिवाइड हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमा है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लैंड लॉर्ड वो ऑन मेजर लैंड बट हैविंग नो इंटरेस्ट टू कल्टीवेट। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ज़मींदार हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ठीक है, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, लेकिन वो क्या है तमाम ज़मीन को आबाद करने में दिलचस्पी नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं जी, उसके बाद है अच्छा, इनएडुकेट सप्लाई ऑफ इनपुट, पुअर क्वालिटी सीड्स फार्मर आर यूजिंग। यानी पाकिस्तान में जो बीजों की जो है खसूसियात है वो बहुत कम है, पुअर क्वालिटी बीज हैं, अच्छे बीज नहीं है, अच्छी दवाइयाँ नहीं है, ठीक है, और उनको जो है ये चीज़ें दस्तयाब नहीं है, ये भी एक हमारी जो है कम प्रोडक्शन का रीज़न है। उसके बाद है अगला टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड साइलेंटली। अच्छा, डिस्पॉइट्स ऑफ साल्ट अपीयर ऑन द सरफेस एरिया ऑफ लैंड, यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं सिमथूर। ठीक है, सिमथूर क्या होता है कि जब ज़मीन में नीचे से पानी और नमकियात बाहर निकलता है, तो पाकिस्तान में लाखों एकड़ ऐसे हैं जिसमें ये मसला आ रहा है, तो जो है हमें इसके लिए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद है सॉइल एरोशन, winds and floods takes away fertility of land and causing the land sandy and barren। यानी पाकिस्तान में क्या होता है कि बहुत सारी जो लैंड है, यानी नेचुरल डिज़ास्टर आने की वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी जो लैंड है वो अपनी फर्टिलाइजरी खो रही है, यानी कि बहुत सारे तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, तो जो ज़मीन की सतह पर जो ज़रखेज़ी होती है वो उसको अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद है जी उसके बाद है हमारे पास नेचुरल क्लाइमेट इशू। ठीक है, हैवी रेन्स, फ्लड काजिंग हैवी डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि पाकिस्तान में क्या होता है कि बहुत सारे क्या होते हैं कि सैलाब आते हैं, ठीक है, सैलाब आते हैं और उसके बाद बहुत सारे वो आते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। किस चीज़ का नुकसान होता है कि जो है वो जो खड़ी फसलें होती हैं उनमें तबाही होती है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे है लैक ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। यानी पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम है। ठीक है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, बहुत कम है, और इस वजह से हमारे पास क्या है कि जो एग्रीकल्चर पर रिसर्च बहुत कम हो रही है, बहुत सारे कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और उसके बाद है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, स्टोर्स, पावर सप्लाई एंड रोड फैसिलिटीज़ आर वेरी लेस दैट हैम्बर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एब्सेंस ऑफ मार्केट काज फार्मर हेल्पलेस टू सेल एट द लो प्राइस। यानी पाकिस्तान में जो रोड हैं, रास्ते हैं, पावर हाउसेज हैं और जो मार्केट्स हैं वो नहीं हैं। ठीक है, मार्केट्स बहुत दूर हैं, इसीलिए जो किसान है वो अपनी प्रोडक्ट को ठीक है आधे पौने दाम में बेचने पर मजबूर है। ठीक है, उसके पास मार्केट्स नहीं है, उसके पास दूसरी जो है रिलेटेड फैसिलिटी नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जी नो एनी ट्रेनिंग फॉर फार्मर, यानी पाकिस्तान में जो फार्मर है उनको गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओज़ की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यानी पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, वही जो जगी पुश्ती है उस तरीके से जो है वो काम करते हैं और जो है वो उससे वो करते हैं। अच्छा जी, एक इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर रिसर्च ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स, यानी पाकिस्तान में जो है एग्रीकल्चर रिसर्च का बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत लिमिटेड इदारे हैं जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा है जी लैक ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन, यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर करके किसान खुशहाल नहीं रह सकता, साथ में जो किसान को है दूसरे के काम भी करने पड़ेंगे, लाइक डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म, लाइव स्टॉक फार्म विच कैन इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर। यानी कि किसान को अपने साथ इसके अलावा जो है माल मवेशी, ठीक है, पोल्ट्री फार्म का काम, लाइव स्टॉक का काम, दूसरे काम भी करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें करने से उनकी जो अपनी प्रोडक्शन है उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद है लो स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, लो पर एकड़ यील्ड, ह्यूज पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन इज़ कंज्यूम्ड बाय फार्मर। यानी मतलब क्या हुआ कि किसान जितनी भी प्रोडक्शन पैदा करता है उसका 70 से 80% खुद इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक किसान की अगर गंदम 100 मन होती है तो वो क्या कर लेता है कि 70-80 मन अपने लिए रख लेता है, अपने यूज़ में ले लेता है, उसको जो है मार्केट में फ़रोख्त नहीं करता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारी इकॉनमी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है जी हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, आखिर में लास्ट में ना हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। The agriculture development banks should provide the short-term loans to farmer to meet their timely need of improved seed, fertilizers, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्यूबवेल्स। यानी कि हमें बहुत सारी जो है वो ज़रूरी बैंक्स बनानी पड़ेंगी जो कि किसान को वक्त पर छोटे छोटे कर्ज़े दे सकें ताकि वो अपनी नीड की चीज़ें जो है वो ख़रीद कर सके और जो है वो उनको इस्तेमाल कर सके। The government need to focus on the construction of dams, canals to store the excess water during हैवी रेनफॉल। यानी कि ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए। जब हमारे पास फ्लड आता है या रेन होती है, हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में वाटर जो है वो जमा हो जाता है, लेकिन वो सारा वाटर हम क्या करते हैं, समंदर में बहा देते हैं। यानी हम अपने उसको स्टोर नहीं करते ताकि हम उसको गुड टाइम में यूज़ कर सकें, जो हमारा नीडी टाइम हो, जो खुश्क साली का टाइम हो, हम यूज़ कर सकें। तो आप पाकिस्तान के पास ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पास जो है वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मसाइल से दो चार होना पड़ता है। आगे बात करते हैं जी गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडी टू फार्मर सो दैट farmer get input for land at the low price and wave of tax are reduced to at least 50% on the imported agriculture machinery। यानी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो इम्पोर्टेंट मशीनरी है उस पर या जो है वो टैक्स या तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए या फिर जो है वो उसको 50% ऑफ कर देना चाहिए ताकि जो ट्रैक्टर है, हल है, दूसरी जो चीज़ें हैं वो किसान के लिए इतनी महंगी ना हो। द गवर्नमेंट शुड फिक्स द रीजनेबल प्राइस फॉर दियर क्रॉप्स टू मीट दियर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जितनी भी फसलें हैं उनकी कीमत मुकर्रर कर देनी चाहिए ताकि जो किसान है हमारा किसान है उसको किसी किस्म का कोई मुश्किलात ना हो प्रोडक्शन को सेल आउट करने में। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, आगे लास्ट हमारा पेज है, उसमें क्या है, फार्मर नीड टू ट्रेंड एंड गिवन द नॉलेज ऑफ रोटेशनल क्रॉप्स। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा फार्मर है, किसान है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो देनी चाहिए जो हमारी जो रूटीन की फसलें हैं। ठीक है,
अच्छा, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ख़ानदान के पास तो लाखों एकड़ ज़मीन हो, जबकि दूसरे ख़ानदान के पास 1 एकड़ ज़मीन भी ना हो। तो गवर्नमेंट को ये रिफॉर्म्स करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न टेक्निक ऑफ ड्रिप वाटरिंग, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, फार्म्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैन हेल्प द गवर्नमेंट टू गेट एग्रीकल्चर इश्यूज एंड सपोर्ट द फार्मिंग। यानी कि हमें क्या करना होगा, जो वाटरिंग मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है जो मॉडर्न है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें मॉडर्न मशीनरी यूज़ करनी पड़ेंगी, मॉडर्न टूल यूज़ करने पड़ेंगे, मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। हमारे इरिगेशन सिस्टम की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, दूसरी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। यही एक हल है जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ़ी एकड़ खित्ते में मौजूद दूसरे ममालिक हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, इनसे बहुत कम है। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखें अपने स्टडी को और इस पर मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो ये कोर्स है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।